नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल श्रीमती सोना देवी इंटर कॉलेज में। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली क्लास के बायोलॉजी के लेक्चर में कोशिका के बारे में पढ़ा था और हमने कोशिका के अंगों को शुरू किया था, जिसमें हमने कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति और माइटोकॉन्ड्रिया को अच्छे से पढ़ लिया था। तो कोशिका के जो अंग बाकी रह गए हैं, आइए आज उनको हम शुरू करते हैं। तो हमारे 3 अंग खत्म हो चुके थे। कोशिका का हमारा जो चौथा अंग है बच्चों, उसका नाम है गाल्गी काय। क्या नाम है? गाल्गी काय। अगर बात करें इससे खोजकर्ता की कि गाल्गी काय की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी कैमिलो गाल्गी। किसने की थी? कैमिलो गाल्गी। इन्हीं के नाम पे पड़ गया। गाल्गी का लास्ट में नाम था, इसका नाम रख दिया गया कैमिलो गाल्गी काय। खोजकर्ता कौन थे इसके? कैमिलो गाल्गी। इसका दूसरा नाम जो है वो है गाल्गी बॉडी। क्या नाम है? गाल्गी बॉडी। बॉडी का मतलब होता है शरीर और काया का मतलब भी शरीर होता है। जैसा कि आप लोगों ने कहीं हनुमान जी की आरती में सुना होगा कंचन काया शब्द। तो कंचन काया शब्द का अर्थ है कंचन माने सोना, काया माने शरीर, सोने जैसा शरीर। एक्चुअल में हनुमान जी जो थे वो प्रभु राम से बड़ा प्रेम करते थे, तो सीता जी को डेली देखते थे सिंदूर लगाते। तो पूछते थे कि माता जी आप ये डेली सिंदूर कहाँ लगाते हैं? तो सीता जी कहे कि आपके जो प्रभु राम है, सिंदूर लगाने से उनकी उम्र बढ़ जाएगी। तो कहा गया आपको बुद्धि नहीं है एक पैसा का, जब हेतना सा लगाने से, तनी सा लगाने से उम्र बढ़ रहा है। अभी ठहरे बेचारे वानर प्रकृति के आदमी पूरे शरीर में पोत के बैठ गए, किले बढ़ाओ, उम्र बढ़ा दे भैया पूरा। तो इसीलिए उनके शरीर को कहा गया कंचन काया, सोने जैसा शरीर। तो आइए देखते हैं गाल्गी काय को। तो गाल्गी काय कोशिका का चौथा अंग है, जिसकी खोज करता है कैमिलो गाल्गी। इसका कार्य जो होता है वो होता है ऊर्जा स्थानांतरण। क्या होता है? ऊर्जा स्थानांतरण। जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब्स चक्र द्वारा एटीपी बनाती है। एटीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज जो है हमको एनर्जी देता है। तो हमारे शरीर में पूरा सर से लेकर पैर तक कोशिका भरी हुई है। हर जगह कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया है, हर जगह ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को ऊर्जा की आवश्यकता अलग अलग अंगों में होती है। जैसे अगर कोई धावक है, दौड़ने वाला एथलीट, तो उसको पैर में एनर्जी चाहिए। पाकिस्तान वाली दीदी हमारी सानिया मिर्जा, इनको भारत में लड़के नहीं मिल रहे थे भाई। हीटर चाहिए तो विष्णु पठान लेके चली गई होती, उस टाइम पे अच्छा खासा हीटर था। लेकिन अभी इनकी पत्नी भाई ये टेनिस चलती है, तो इनको ऊर्जा चाहिए इनके हाथ में। अगर बात कर रहे हैं हम अपनी यहाँ पे गणेश, तो हम है टीचर, हमको एनर्जी चाहिए हमारे जीभ में, क्योंकि हमको दिन भर बोलना है, जीभ ऊपर नीचे दिन भर करते हैं। तो कभी ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ कि हम 6 घंटे या 7 घंटे पढ़ाए हों और हमारी जीभ बीच में रुक गई। अब जीभ तो 5 हाथ का है नहीं हमारा, कहावत गाँव में कहते हैं 5 हाथ की जीभ है कभी। तो जीभ हमारी उतनी ही बड़ी है नॉर्मल जितने लोगों की है, लेकिन जीभ रुकती क्यों नहीं है? शरीर के बाकी हिस्सों में हमारे एनर्जी की उतनी आवश्यकता नहीं है। पैर को उतनी एनर्जी नहीं चाहिए, हाथ को उतनी एनर्जी नहीं चाहिए, पेट को उतनी एनर्जी नहीं चाहिए, कमर को नहीं चाहिए। तो गाल्गी काय करता क्या है? शरीर के पूरे हिस्से से एनर्जी को निकाल कर उला के दे देता है जीभ को, ले भैया खर्च कर। तो हम खर्च तो कर रहे हैं जीभ से, लेकिन लाए कहाँ से? पूरे शरीर से। तो ये काम होता है गाल्गी काय। अगर गाल्गी काय न रहे तो पता चला 10 मिनट पढ़ाए, लटक गई जीभ। अब बच्चे बैठ के वेट करेंगे कि सर के जीभ में एनर्जी बनेगी, फिर पढ़ाएंगे, फिर 10 मिनट पढ़ा, फिर रुक गए। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए कौन है? गाल्गी काय, जो ऊर्जा का परिवहन लगातार करता रहता है। शरीर के उन अंगों से जहाँ ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है ले आता है, और उन अंगों को देता है जहाँ ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता है। तो उम्मीद है कि आप गाल्गी काय को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम अगले पार्ट में आते हैं। गाल्गी काय के बाद अगला पार्ट जो हमारा है वो है रसधानी। क्या है? रसधानी। अगला पार्ट हमारा है रसधानी। रसधानी, जिसको अंग्रेजी में वैक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वैक्यूल्स। रसधानी का जो कार्य होता है, इसका कार्य होता है जल का संग्रहण करना। क्या करना? जल का संग्रहण करना, यानी जल को इकट्ठा कर देना। आप लोगों ने छोटे बेसिक क्लासेस में पढ़ा होगा कि एक मानव के शरीर में लगभग 60 से लेकर के 65% पाया जाता है जल। क्या पाया जाता है? जल, यानी कि H2O पाया जाता है। तो एक बात बताइए, किसी इंसान का वजन 100 किलोग्राम है, 1 कुंटल का आदमी है। बहुत सारे लोग होते हैं जो खा के फैल जाते हैं, काम धाम रहता नहीं है। खैर वजन नहीं बढ़ाना चाहिए,
आगे जाकर के दिक्कत होती है। तो 100 किलो का कोई आदमी है, इसका मतलब 100 किलो के आदमी में 60 किलो है पानी, 60 केजी क्या है, H2O है। अब बकिया बचा जो 40 केजी, उसमें उसकी हड्डी आएगी, उसका ब्लड आएगा, उसका मांस आएगा, उसका स्किन आएगा, उसका किडनी, लीवर, फेफड़ा सब आएगा। तो कल्पना करिए कि किसी इंसान के पेट में 60 किलो पानी आ जाएगा, 60 लीटर मान लीजिए, बहुत पिएगा आदमी एक बार में 2 लीटर हुमस के पी लेगा। तो ये 60% पानी जो होता है वो रसधानी के अंदर होता है। कहाँ होता है, रसधानी के अंदर, ऐसा नहीं कि पेट में होता है। अब शरीर में हर जगह कोशिका है, तो हर जगह कोशिका में रसधानी है। तो 60 से 65% पानी यानी जल जो बढ़ाया जाता है मनुष्य के शरीर में, वो 60 से 65% पानी कहाँ होता है, रसधानी के अंदर होता है। अगर इस रसधानी के अंदर 1% पानी की कमी हुई, कितने प्रतिशत, 1% पानी की कमी हो गई, तो हमें तुरंत प्यास लगती है। क्या लगती है, प्यास लगती है। लेकिन हमने पानी नहीं पिया और ये परसेंटेज बढ़ करके 2% अगर हो जाए तो हमको प्यास नहीं, भयंकर प्यास लगती है। क्या लगती है, भयंकर प्यास। भयंकर प्यास का मतलब आप खून पीने के लिए तैयार हो जाएंगे, नाली पानी पी लेंगे, उस लेवल की प्यास लग जाती है। लेकिन यही परसेंटेज अगर इंक्रीज करते करते 9 से 10% पानी की कमी शरीर में हो गई, यानी रसधानी में हो गई, तो आदमी की तुरंत क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसीलिए पानी को लगातार पीते रहना चाहिए। तो आप लोग रसधानी को अच्छे से समझ चुके हैं। रसधानी के बाद हमारा अगला पार्ट जो है उसे हम कहते हैं लाइसोसोम। क्या कहते हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम के जो खोजकर्ता है, इनका नाम है डी डुबे। डी डुबे नाम क्या है इनका, डी डुबे। इन्होंने लाइसोसोम को खोजा। लाइसोसोम का कार्य देखते हैं क्या होता है। इसका कार्य होता है कोशिका के मृत अंगों की सफाई। मृत अंगों की सफाई यानी कि कोशिका के ऐसे अंग जो मृत हो चुके हैं, काम लायक नहीं रह गए हैं, उनकी सफाई ये करता है। इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एंजाइम, जिसका नाम है जल अपघटक एंजाइम। क्या नाम है, जल अपघटक एंजाइम। अब ये करता क्या है, जैसे मान लीजिए ये किसी इंसान के शरीर की कोई कोशिका है जिसमें बहुत सारे अंग हैं। कोशिका का एक अंग होता है केंद्र। केंद्र को हम आगे पढ़ेंगे, न्यूक्लियस मीन्स केंद्र। अब इसमें यहाँ पे ये इसकी कोशिका झिल्ली हो गई और यहाँ पे है माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे है गोल्गी बॉडी, यहाँ पे है वैक्यूल रसधानी, यहाँ पे A B C करके बहुत सारे हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। और इसी में एक पार्ट हमारा जो है वो है हमारा लाइसोसोम, जो हमने ग्रीन कलर से बना दिया है। अब अगर किसी को कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से फंक्शन नहीं करता, काम नहीं करता, ऊर्जा नहीं बना रहा, तो पहला काम तो ये होगा कि न्यूक्लियस उसको मैसेज देगा कि भैया एनर्जी की जरूरत है, ठीक से बनाओ। लेकिन अभी बेचारा बूढ़ा हो गया, लुंज हालत नहीं बना पा रहा है, तो अगला मैसेज ये फॉरवर्ड करेगा न्यूक्लियस लाइसोसोम के पास कि कहीं देखो तो ठीक से काम नहीं करता। तो ये अपने अंदर से निकालेगा जल अपघटक एंजाइम और निकाल के इनके ऊपर डालेगा। तो पहले तो ये मरेंगे, थोड़ा सा और डाल दिया जल अपघटक एंजाइम तो गला के उनको पूरी तरह से क्या करेगा, साफा कर देगा, यानी गए बेचारे माइटोकॉन्ड्रिया गए और फिर से नया माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण होगा। तो इसीलिए इसका कार्य होता है कोशिका में मृत अंगों की सफाई करना। किसके द्वारा ये सफाई करता है, जल अपघटक एंजाइम के द्वारा। इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है आत्महत्या की थैली। इसका दूसरा नाम क्या है, आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली। अब कल्पना करिए किसी कोशिका का लाइसोसोम फट जाए, पूरा फट जाए, ब्लास्ट कर जाए, तो सबको जल अपघटक एंजाइम में बोल देगा पकड़ के, और सबके सब मर गए, कोशिका उलट गई बेचारी, तो सुसाइड हो गया उसका। इसीलिए इसका अगला नाम क्या है, आत्महत्या की थैली। अगर इसको और ढंग से समझना है तो बचपन में आप लोग मार खाओगे, कुटाई हुई होगी भयंकर तरीके से। अगर कभी डंडे से भयानक कोई मार देता था तो वहाँ पे कजरी पड़ जाता है, भोजपुरी कहते हैं कजरी पड़ता, काला हो जाता। तो काला क्या होता है कभी आप लोग सोचे, जैसे मान लीजिए शरीर का ये अंग है कोई, अब पिताजी ने पगला के एक डंडा बजाया, भयंकर बजा दिया, अब डंडे की चोट इसके पड़ी है, ये पूरा हिस्सा हमारा हो गया काला। काला क्यों हुआ भाई, अब आराम से मारेंगे तो कोशिका के कुछ अंग मरेंगे, लेकिन लाइसोसोम धीरे धीरे साफ कर देंगे। अब इतना हुमस से मार दीजिए उस पर कि लाइसोसोम बेचारा वो खत्म, तो सफाई करने के लिए कोई बचा नहीं बचा। तो इसके इलाज
है तो ये हम पानी को गर्म करके इसको फेंकते हैं, तो भाई मरे हुए इंसान को गरमाइए से कि भूज दीजिए, कोई रिस्पॉन्स करेगा नहीं करेगा। तो एक्चुअल में हम करते क्या है, इसको नहीं गर्म करते, इसके अगल बगल की जो जिंदा कोशिकाएं हैं इनको गर्म करते हैं। जब इनमें गर्मी आती है तो ये परेशान होते हैं, तो पता करेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ का लाइसोसोम मर गया है। तो ये अपने लाइसोसोम से थोड़ा थोड़ा जगह भटक जाएंगे, धीरे धीरे इस कोशिका के मरे हुए अंगों की सफाई होगी और कुछ दिन के बाद ये कजरी जो है 1 हफ्ते बाद साफ हो जाती है। अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो कैंसर बन जाए। तो आप लोग लाइसोसोम को भी अच्छे से समझ चुके हैं। हमारा जो अगला पार्ट है वो है अंतः प्रदत्त जालिका। क्या है? अंतः प्रदत्त जालिका। इसकी अंग्रेजी लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत लंबा वर्ड है, तो शॉर्ट में करने के लिए इंग्लिश लिख लेते हैं। इसकी इंग्लिश हो जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आपको यह दिख रहा है कि एंडोप्लाज्मिक का जो पहला लेटर है वो है ई, रेटिकुलम का पहला लेटर है आर, तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ई आर कहते हैं। इसको कहा जाता है कोशिका का कंकाल। क्या कहा जाता है? कोशिका का कंकाल। अब मानव के कंकाल की बात करें तो 206 जो हमारे शरीर में है तो वो हमारा कंकाल है। अगर 206 को बाहर निकाल दें तो पचक जाएंगे तुरंत, खड़ा नहीं रह पाएंगे। तो कोशिका को अपना आकार बनाए रखने के लिए कौन जरूरी होता है? अंतःप्रदत्त जालिका। अब अंतःप्रदत्त जालिका 2 टाइप की होती है। जैसे मान लीजिए हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट जिसका जो होता है वो होता है बिल्कुल मुलायम, जैसे इधर वाला पार्ट बिल्कुल मुलायम, लेकिन एक पार्ट जिसका जो होता है वो खुरदुरा टाइप का होता है, रफ टाइप का। तो जो मुलायम वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं स्मूथ ईआर। क्या कहते हैं? स्मूथ ईआर। स्मूथ ईआर। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ ईआर का मतलब मुलायम अंतःप्रदत्त जालिका। और जो हमारा खुरदुरा वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं रफ ईआर। ROUGH, रफ ईआर, यानी कि खुरदुरी अंतःप्रदत्त जालिका। तो जो मुलायम वाला हमारा भाग है ये वसा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? वसा निर्माण। वसा मतलब तेल, तेल यानी कि चर्बी। और जो हमारा खुरदुरा वाला अंतःप्रदत्त जालिका है ये प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? प्रोटीन निर्माण। अब एक बात बताइए, अगर हमारा चेहरा यहाँ से रणबीर कपूर है, यहाँ शक्ति कपूर है, कंफ्यूजन तो होगा आप लोगों को ना कि एक ही फेस में 2 जैसी संरचना कैसे आ गई। तो वही सेम कंफ्यूजन यहाँ भी है कि एक ही अंतःप्रदत्त जालिका में एक हिस्सा खुरदुरा, एक हिस्सा जो वो कैसा है? मुलायम। तो आइए जानते हैं कि एक हिस्सा खुरदुरा और दूसरा मुलायम क्यों है। एक्चुअल में होता तो दोनों मुलायम है, लेकिन इसके आधे हिस्से पर ये जो चिपका हुआ दिखाई दे रहा है आपको ब्लैक कलर में, राइबोसोम आकर के बैठ जाता है। कौन बैठ जाता है? राइबोसोम। राइबोसोम की जो खोज करता थे उनका नाम था पैलाडे। क्या नाम था? पैलाडे। इन्होंने राइबोसोम को खोजा था। तो ये हमारे कोशिका का अगला पार्ट भी हो जाएगा। तो इसी राइबोसोम के चिपक जाने की वजह से ये हिस्सा हमारा रफ यानी खुरदुरा हो जाता है। और यहाँ प्रोटीन का निर्माण भी जो करता है वो कौन करता है? राइबोसोम ही करता है। राइबोसोम की खोज करता कौन है? पैलाडे। तो हमारा जस्ट अगला जो टॉपिक है वो है राइबोसोम। आइए समझते हैं कि राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम को देखते हैं। राइबोसोम खोजकर्ता हम बता चुके हैं पैलाडे है। निर्माण करता है प्रोटीन। प्रोटीन का निर्माण करने की वजह से इसे कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। अब राइबोसोम 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 2 टाइप का। एक होता है हमारा 70S। क्या होता है? 70S। और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है 80S। अब 70S का 80S का है, तो जितने भी हमारे प्रोकैरियोटिक जीव हैं, प्रोकैरियोटिक, उनमें पाया जाता है 70S। और जितने भी हमारे यूकैरियोटिक, कौन से हैं? यूकैरियोटिक, उनमें पाया जाता है 80S। थोड़ा सा समझा देते हैं कि प्रोकैरियोटिक क्या है और यूकैरियोटिक क्या है। तो जनरल भाषा में अगर समझना है इसका एक अलग लेक्चर होगा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का, लेकिन समझने के लिए बता देते हैं। ऐसे जीव जो आँख से दिखाई नहीं देते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, मीना, कोरोना, हंता, ये सब वायरस जो है वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। लेकिन जितने जीव आँख से दिखाई दे रहे हैं, कितने भी छोटे, जैसे चींटी हो गई, मच्छर हो गए, उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? यूकैरियोटिक में रखते हैं। अब सवाल यह है कि 70 मतलब छोटा, खैर याद हो गया, 80 मतलब बड़ा, ये भी याद हो गया।
लेकिन इसमें जो यस लिखा गया ये क्या है? तो यस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ये एक प्रक्रिया है। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट क्या है? एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में पानी से भरा हुआ एक बर्तन लेते हैं, ये हो गया हमारा पानी से भरा हुआ बर्तन। इसके ऊपर दो अलग अलग राइबोसोम्स को छोड़ देंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक का आकार बड़ा है, दूसरे का आकार छोटा है। तो इसमें से कौन 70s है, कौन 80s है, इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। लेकिन दोनों को जब पानी की सतह पे छोड़ेंगे, अगर छोटा वाला पहले डूब गया तो छोटे वाले को हम कहेंगे 80s, भारी अगर में डूबा, अब बड़ा वाला बाद में डूबा तो बड़े वाले को क्या कहेंगे? 70s। लेकिन यही प्रक्रिया अगर रिवर्स ऑर्डर में हो जाए, जैसे हमने पानी की सतह पे छोटे राइबोसोम और बड़े राइबोसोम को छोड़ा, अब बड़ा वाला पहले डूब गया तो बड़े वाले को हम कहेंगे 80s, और छोटा वाला बाद में डूबा तो छोटे वाले को 70s। यानी साइज देख के नहीं बताना है कि बड़ा है तो 80s, छोटा है तो 70s, ये गलत तरीका है। पानी में डुबा के चेक करेंगे, जो पहले डूबेगा 80s, जो बाद में डूबेगा वो 70s। और इसी पानी में डुबा के चेक करने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। उम्मीद है कि आपको राइबोसोम भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो को यही बंद करते हैं। अब राइबोसोम के बाद जो पार्ट बचे हुए हैं उनको हम कल देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।